हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाउ ट्रेंड फार्मा पे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट किए थे बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हमने कवर किया था यूनिट 1। तो यूनिट 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 को, जिसमें हम देखेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो दोस्तों हमने यूनिट 1 में भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में ही देखा था। जैसा कि हमने बताया था कि ये एक्ट बहुत लंबा है, क्योंकि इसमें सारे प्रोविजंस ऑफ एक्ट यानी कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स के बारे में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए तो उस सब के बारे में स्टडी करना था। तो यूनिट 1 में हमने कवर किया था मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट के बारे में, और यूनिट 2 के अंदर हम बचे हुए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और जो भी शेड्यूल्स हमने पढ़े थे वहाँ पे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2 को। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो सबसे पहले जाकर आप यूनिट 1 को अवश्य देखें। उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले से जाकर यूनिट 1 अवश्य देखें, ताकि आपके लिए ये लेक्चर और नोट्स बहुत आसान हो जाए और जो भी चीज़ है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में ही जो बचे हुए इन्फॉर्मेशन है, जो बचे हुए टॉपिक्स है, उसको हमने यूनिट 2 में पढ़ना है। तो अगर आप यूनिट 1 अच्छे से समझ चुके हो तो यूनिट 2 आपको आसानी से और ईजिली समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं यूनिट के हिसाब से हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल जी, एच, एम, एन, पी, टी, यू, वी, एक्स, वाई और शेड्यूल एफ पार्ट 12B DMR यानी कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, OA ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ना। आगे इस टॉपिक में सेल्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना, जिसके अंदर होलसेल, रिटेल सेल, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस एंड इसके रिलेटेड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना लेवलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स, जिसके अंदर जनरल लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक लेवल्स फॉर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एंड लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स एंड इससे रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है उससे रिलेटेड डिस्कशन करनी है। आगे है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स के बारे में पढ़ना, जिसके अंदर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये जितने भी ड्रग एनालिस्ट यानी कि या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट एनालिस्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से पोस्ट हैं या फिर उनके लिए कौन कौन से प्रोसेस है, वो सब के बारे में हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट के अंदर और रूल्स के अंदर पढ़ना है। तो ये था हमारा ओवरऑल यूनिट 2 का ओवरव्यू। आगे स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे शेड्यूल जी के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2 विथ शेड्यूल्स, डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल्स। तो देखते हैं शेड्यूल जी के अंदर क्या है। मोस्ट ऑफ दिस ड्रग्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन। तो शेड्यूल जी के अंदर ऐसे ड्रग्स को रखा गया जिसमें मोस्ट ऑफ द हार्मोनल प्रिपरेशंस थे। द लेवल ऑफ मेडिकेशंस क्लासिफाइड एज शेड्यूल जी इंक्लूड्स अ वार्निंग, मतलब शेड्यूल जी के अंदर जितने भी मेडिकेशंस आते हैं, जितने भी ड्रग्स आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लेवल्स पे एक वार्निंग्स लिखी होती है। इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब ऐसे मेडिसिन को लेना किसी भी मेडिकल सुपरविजन के बिना ये हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। और ये एक रेड बॉक्स के अंदर लिखा होता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट आप जब भी मेडिसिन लोगे तो आप ऐसे मेडिसिन के पीछे लेवल पे आप देखोगे तो इस तरीके का एक रेड बॉक्स के अंदर ये चीज़ें लिखा होता है। जो शेड्यूल जी के अंदर आते हैं उसके अंदर ये चीज़ें लिखी होती है। आगे देखते हैं, देयर आर नो एडिशनल वर्ड्स विद इन द लाइन दैट सराउंड्स द प्लेनली स्टेटेड वार्निंग, मतलब इसके अलावा कोई भी वर्ड्स इस बॉक्स के अंदर नहीं होता है, जो सीधा सीधा ऐसे वार्निंग्स बस लिखी होती है ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। आगे देखते हैं, फॉर शेड्यूल जी मेडिकेशंस अ करेक्ट बिल ऑफ सेल मस्ट बी क्रिएटेड, मतलब जितने भी शेड्यूल जी के मेडिकेशन है अगर उसका सेल हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो भी करेक्ट बिल है वो जरूर ही बनाना, वो मस्ट बी क्रिएटेड, मतलब वो बनाना ही बनाना है। फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years रिकॉर्ड्स ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ दिस मेडिकेशन शुड बी कीप्ट, मतलब जो भी मेडिकेशन सेल है उसका बिल बनाना ही है और उसको 2 साल तक करके रखना है अपने पास। जो भी जितने भी मेडिसिन सेल हो रहे हैं, ठीक है, उसका बिल 2 साल तक रखना है साथ में। शेड्यूल जी मेडिकेशन इंक्लूड अमॉन्ग्स अदर, मतलब देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल जी के अंदर मेडिकेशन, जैसे कि एमिनोप्टेरिन है, एल एस्पेरजिनेज है, ब्लियोमाइसिन, बुसुल्फान, क्लोरामब्यूसिल, क्लोरथायाजाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड, हाइडेंट्वाइन, हाइड्रोक्सीयूरिया, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन एंड सो फॉर्थ। तो इस तरीके के जैसे कि आपने भी देखा होगा, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, हाइडेंट्वाइन, ये सब ऐसे नाम से ऐसे मेडिसिन लग रहे हैं जो स्पेशल मेडिसिन हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली हार्मोन से बनते हैं, हार्मोनल प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ लॉन्ग बेसिस पे बिना किसी डॉक्टर के या फिर किसी मेडिकल सुपरविजन के बिना लेना मेरे लिए, हम लोगों के लिए ये हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा शेड्यूल जी। आगे देखते हैं शेड्यूल एच क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस और दोज दैट शुड ओनली बी सोल्ड एट रिटेल वंस अ प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन क्रिएटेड बाय RMP, मतलब शेड्यूल एच के अंदर ऐसे ड्रग्स को रखा गया था, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि रजिस्टर्ड RMP के प्रिस्क्रिप्शन पे ही वो मेडिसिन का सेल किया जा सकता है, रिटेल शॉप के द्वारा या फिर किसी होलसेल शॉप के द्वारा। मतलब जो ऐसे मेडिसिन को शेड्यूल एच के अंदर रखा गया था
जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन थे जो आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे सेल किया जाता है। मेक अ नोट ऑफ द टाइम एंड डेट दैट आर लिस्टेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी टाइम एंड डेट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया है उसको आप जरूर से नोट करके रख लें। द वर्ड RX एंड शेड्यूल H ड्रग आउट टू बी रिटन ऑन द मेडिकेशन ड्रग लेवल, तो जो भी ड्रग का होता है यानी कि जो भी मेडिकेशन का लेवल से, ठीक है, उसके ऊपर वर्ड RX या फिर शेड्यूल H ड्रग्स जरूर ही लिखा होता है, जरूर ही मेंशन किया होता है, ठीक है। द वार्निंग शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड ऑन द लेवल, और उसके लेवल पे वार्निंग भी लिखी होती है, क्या है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जैसे कि शेड्यूल H के अंदर, शेड्यूल G के अंदर ये वाला लेवल्स लिखा हुआ था, इसी तरह शेड्यूल H के जो भी मेडिसिन है उसके ऊपर ये वाला रेड कलर का लेवल लिखा होता है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि जो भी मेडिसिन है इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही बेचा जा सकता है, ये भी एक रेड कलर के बॉक्स के अंदर ही लिखा होता है। आगे देखते हैं, ड्रग क्लासिफाइड एज शेड्यूल H अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 आर मार्केटेड विद द शेड्यूल H ड्रग वार्निंग एंड द सिंबल NRX, मतलब कुछ ऐसे शेड्यूल H के ड्रग्स है, ठीक है, जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है, तो अगर उसका मार्केटिंग हो रहा है तो उसके अंदर सिंबल NRX लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक तो शेड्यूल H के अंदर का भी ड्रग है जिसके लिए RX लिखा जाता है, ठीक है, और N इसलिए लगा क्योंकि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसलिए NRX लगा होता है। आगे देखते हैं, शेड्यूल H इज अ लिस्ट ऑफ 536 ड्रग, मतलब शेड्यूल H के अंदर 536 टोटल ड्रग्स हैं, जिसमें कि टेराजोसिन, टेरिटोनियाइन, ट्रेपाग्लिनाइड, बैक्लोफेन, एसाइक्लोवी, डाइक्लोफिनेक, कार्बिडोपा, वेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड इत्यादि इस तरीके के बहुत सारे मेडिसिन इसके अंदर आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, शेड्यूल H1 क्या कहता है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2013 इश्यूड बाय MOHFW, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन अगस्त 30, 2013 भाया GSR, यानी कि जनरल स्टेचुरी रूल्स जो कि गैजेट्स के अंदर होते हैं, इस्टेब्लिश दिस शेड्यूल टू रेगुलेट द सेल ऑफ एंटीबायोटिक। दोस्तों H1 शेड्यूल किससे रिलेट करता था कि सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक, तो पहले क्या होता था कि एंटीबायोटिक का कुछ इम्प्रॉपर तरीके से सेल होने लगे थे, यानी कि उसका रेगुलर सेल और बहुत पर्पजलेस सेल होने लगे थे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने इसको सही करने के लिए एंटीबायोटिक्स के उपयोग को सही करने के लिए शेड्यूल बनाया गया जिसका नाम है शेड्यूल H1। आगे देखते हैं, हेंस मॉनिटर द यूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब इसका मेन काम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के यूज एंड अब्यूज को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक प्रॉपर तरीके से यूज नहीं होता है तो उस बॉडी के अंदर एक वक्त पे जाके एंटीबायोटिक्स का एफिकेसी यानी कि एफिशिएंसी खत्म हो जाता है, वो वर्क नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज़ पहले से नहीं किया जा रहा तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ सही तरीके से होना चाहिए, इसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया था, शेड्यूल H1। द ड्रग इन शेड्यूल H आर लेवल्ड विद द सिंबल RX इन रेड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, मतलब जितने भी ड्रग शेड्यूल H के ड्रग्स हैं उसके लेफ्ट कॉर्नर पर RX सिंबल लिखा होता है रेड कलर से अब लेवल के ऊपर, फॉलोड बाय द नेक्स्ट वर्ड इन द बॉक्स विद अ रेड बॉर्डर। आज देखते हैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अल्प्राजोलाम, लिवोफ्लॉक्सासिन, सेफोडॉक्सिन, क्लोफाजिमीन, जोल्पिडेम ETC, इस तरीके के कुछ मेडिसिन है जो शेड्यूल H1 के अंदर आते हैं। इसके लिए कुछ वार्निंग्स हैं, देखते हैं कौन कौन से वार्निंग्स हैं। इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस, मतलब इस ऐसे टाइप के एंटीबायोटिक्स या फिर ऐसे प्रिपरेशंस को किसी मेडिकल एडवाइस के बिना उसके लेने से इसकी आपके लिए डेंजरस या फिर हानिकारक साबित हो सकता है। इट इज़ नॉट सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, मतलब किसी रिटेल शॉप के द्वारा भी इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका सेल नहीं किया जाना चाहिए, इसका सेल नहीं हो सकता। किसी भी तरह के एंटीबायोटिक का सेल तभी होगा जब किसी RMP के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई हो तो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार फिर से बैक करके देखना, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। हाँ दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिर्फ थ्योरी पोर्शन है और लिखी गई चीज़ें हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो जो लिखा गया है रूल्स एंड रेगुलेशन आपको वही पढ़ना होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको ऐसा लग सकता है, बट दोस्तों ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। आप एक दो बार चीज़ें आसानी से पढ़ोगे, खुद से भी आप लिख सकते हो इस पेपर को आसानी से, बस आपको टॉपिक समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप कंटेंट देखे बोर्ड मत होना या फिर ऐसा मत समझना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी है। आप एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे, एक दो बार सुनोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आती जाएगी और आप आसानी से समझ भी जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेड्यूल M के बारे में। शेड्यूल M क्यों लागू किया गया था दोस्तों, पर्पस क्या था इसका। शेड्यूल M आउटलाइंस द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। अगर हम किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या फिर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करना चाहते हैं ड्रग्स का, कहाँ, इंडिया के अंदर, ठीक है, तो इसके लिए हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चाहिए। तो उसके लिए जितने भी गाइडलाइंस वगैरह दिए गए तो हमें शेड्यूल M को रिफर करना है इसके लिए, ठीक है। द प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल टू मीट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स एप्रोप्रिएट फॉर द इंटेंडेड यूज। तो मतलब इस शेड्यूल M का प्राइमरी गोल क्या था, जितने भी फार्मास्यूटिकल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, या फिर बनेगा, ठीक है, उसका जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होगा वो एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए और अव्वल दर्जे का होना चाहिए, और वो उसी के लिए यूज़ होना चाहिए जिसके लिए बनाया गया है, जो भी उसका इंटेंडेड यूज़ है वो उसी के लिए यूज़ होना चाहिए।
इसके स्कोप क्या थे? एप्लीकेबल टू ऑल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, मतलब जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया के अंदर वो सब पे ये नियम लागू होता है। इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एलोपैथिक एंड हेम्योपैथिक ड्रग, मतलब जितने भी एलोपैथिक और हेम्योपैथिक ड्रग्स हैं उसको बनाने के लिए भी जितने भी प्रोसेस एंड गाइडलाइंस की ज़रूरत है, ठीक है, वो सभी शेड्यूल्स एम के अंदर ही आते हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या फिर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या फिर किसी ड्रग्स का पैकेजिंग करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो हमें शेड्यूल एम के गाइडलाइंस को रिफर करना होगा। आइए आगे देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ द शेड्यूल एम, मतलब इसके क्या क्या की कंपोनेंट्स या फिर फीचर्स हैं। और ये थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने, जितने भी शेड्यूल्स पढ़ने हैं यूनिट 2 के अंदर वो हमें डिटेल्स में पढ़ने। ये क्वेश्चन हमें 5 या 10 नंबर में एग्जाम में आसानी से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, डिटेल्स में पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे और एक एक करके चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें देखते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है? लोकेशंस एंड सराउंडिंग्स, उसकी लोकेशंस क्या होगी और फिर या फिर आसपास की जगह क्या। द फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड इन सैनिटरी प्लेस फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, मतलब फैक्ट्री हमारा ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो। सैनिटरी मतलब क्लीन जगह हो और फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन मतलब वहाँ पे गंदगी बहुत कम हो। द प्रीमाइसेस शुड प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इंश्योर ऑर्डरली स्टोरेज, मतलब प्रीमाइसेस जो भी हमारा जगह है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया फैक्ट्री है, ठीक है, उसके पास एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए जो कंटामिनेशन से बचा सके और जितने भी सामान है, जितने भी रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसके लिए जितने भी स्टोरेज का स्पेस है वो सब अलग अलग यानी कि ऑर्डर से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। बिल्डिंग मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड टू विथ स्टैंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ विथ अ प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब जो भी बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि एक्टिविटीज़ से उसके लिए लाभदायक होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, डिजाइन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, मतलब ऐसे डिजाइन करना चाहिए जहाँ पे इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स का एंट्री नहीं हो सके, मतलब ये सब चीज़ प्रीमाइसेस यानी कि फैक्ट्री के अंदर एंट्री नहीं कर सके। अब देखते हैं वाटर सप्लाई शुड बी पोर्टेबल एंड ट्रीटेड टू मीट द स्पेसिफिकेशन, मतलब वाटर सप्लाई जो भी होना चाहिए पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। वाटर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग शुड बी प्यूरिफाइड टू अवॉइड कंटामिनेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो भी वाटर यूज होगा, ठीक है, वो प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए ताकि वो कंटामिनेशन को अवॉइड कर सके। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने देखा लोकेशन, सराउंडिंग्स, बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज एंड वाटर सप्लाई। आगे देखते हैं वेयर हाउसिंग कैसा होना चाहिए। स्टोरेज एरिया शुड बी सफिशिएंट इन साइज विद द सेपरेट एरिया फॉर इनकमिंग मटेरियल, मतलब स्टोरेज एरिया भी सफिशिएंट साइज का होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए, यानी कि सेपरेट एरिया होना चाहिए हर चीज़ के लिए। जैसे कि इनकमिंग मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल्स, रिएजेंट्स वगैरह जितने भी चीज़ें आ रहे हैं उसके लिए अलग स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। इंटरमीडिएट मटेरियल्स के लिए अलग स्पेस होना चाहिए एंड फिनिश प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बन गया उसके लिए एक अलग स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स एडिक्वेट प्रोसीजर शुड बी इन प्लेस टू इंश्योर दैट मटेरियल्स आर हैंडल्ड प्रॉपर्ली टू अवॉइड डिग्रेडेशन और कंटामिनेशन, मतलब जो भी हमारा मटेरियल्स है, ठीक है, इंटरमीडिएट मटेरियल्स हो गया या फिर रॉ मटेरियल्स यानी कि इनकमिंग मटेरियल्स या फिर फिनिश मटेरियल्स है, ठीक है, उसका हैंडलिंग यानी कि उसका देखभाल अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिग्रेडेशन या फिर कंटामिनेशन हो सकता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो भी हमारा प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उसका हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रोडक्शन एरिया, डिजाइन एंड लेआउट। द प्रोडक्शन एरिया मस्ट बी डिजाइन टू मिनिमाइज क्रॉस कंटामिनेशन, तो जो भी प्रोडक्शन एरिया वो इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए, ठीक है, कि जो भी क्रॉस कंटामिनेशन मतलब एक दूसरे से कंटामिनेट कर सके वो चीज़ ना हो पाए, क्योंकि हमारा स्टोरेज जो भी स्पेस होना चाहिए वो इतना सफिशियंट होना चाहिए। विद द सेपरेट और डिफाइंड एरिया फॉर डिफरेंट प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग, मतलब जितने भी प्रोसेस है मैन्युफैक्चर के अंदर, अगर हम किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी होगा हमारा, पैकेजिंग भी होगा, टेस्टिंग भी होगा, लेबलिंग भी होगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होगा, तो ये सब जितने भी प्रोसेस होंगे सबके लिए सेपरेट एरिया डिफाइन किया जाना चाहिए ताकि हमारा क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो सके। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हमारा इन्वायरमेंट का कंडीशन कैसा होना चाहिए? द मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट शुड बी कंट्रोल टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट जो भी है वो हमारा कंट्रोल में होना चाहिए, वो ओपन इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, फ्री इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्यों होना चाहिए? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इंक्लूडिंग मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, मतलब कंटामिनेशन से कंट्रोल करने के लिए। कैसे कर सकते हैं हम इसको? क्यों करते हैं कि टू मेंटेन क्लीनलीनेस, मतलब साफ सफाई रखने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए एज पर द प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और साफ सफाई ये सबको कंट्रोल करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेटेड हो सकता है, खराब हो सकता है। आगे देखते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हमारे इक्विपमेंट्स रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस हैं। अगर आपको अभी तक कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हुई तो आप पीछे से एक बार फिर से बैक करके आप चीज़ें देख सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें लिखी हुई है बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको याद करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें आप एक दो बार आसानी से पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप आसानी से, जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी लिखनी होगी, आप अगर ये चीज़ें एक बार समझ जाते हो, जैसे कि इक्विपमेंट्स के अंदर डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन को लिखना, कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस को डिफाइन करनी, तो इसके अंदर के जो भी ये चीज़ें लिखे गए हैं, ठीक है, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। आगे देखते हैं इक्विपमेंट्स के अंदर डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन।
इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन इन सच अ वे दैट इट सूट्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रिवेंट्स कंटामिनेशन। मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाने चाहिए या फिर इंस्टॉल किए जाने चाहिए, यानी कि लगा होने चाहिए, ठीक है, कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मतलब सूट करे। मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से डिजाइन किए जाने चाहिए या फिर लगे होने चाहिए जितने भी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वो हमारे क्या करता है, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है या फिर कंटामिनेटेड होने से बचाता है। इक्विपमेंट शुड बी इजीली वॉशेबल एंड मेंटेन। मतलब जो हमारा जो भी इक्विपमेंट्स उसमें यूजेबल है, ठीक है, वो ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसको आसानी से धोया जा सके, वॉश किया जा सके या फिर उसको मेंटेन किया जा सके आसानी से और प्रॉपर तरीके से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि मान लो कि बहुत साइज के सोचे छोटे हैं, उसको हम साफ़ ही नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं जितने भी इक्विपमेंट्स है उसके कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस क्या है। ऑल इक्विपमेंट्स शुड बी रेगुलरली कैलिब्रेटेड एंड मेंटेन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्ड। मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स है वो कैलिब्रेट यानी कि ढंग से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, जैसा कि पहले से डिसाइड किया गया है, ठीक है, विथ रिकॉर्ड्स गिफ्ट फॉर ऑल मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन स्टडीज एक्टिविटीज, सॉरी। तो जितने भी इसके लिए जितने भी मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, ठीक है, इसके लिए भी जितने भी रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन करके साथ में रखे रहना है। आगे इंस्पेक्शन पे आपको वो चीज़ अगर शो करने के लिए बोला जाए तो आपको शो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो इसके सिलेक्शन एंड हैंडलिंग का प्रोसेस क्या है। रॉ मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर सुटेबिलिटी फॉर द इंटेंडेड पर्पस एंड शुड बी हैंडल्ड टू अवॉइड कंटामिनेशन। मतलब हमारा रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो भी है वो इस तरीके से चूज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से चूज होना चाहिए, जो कि हमारा जो इंटेंडेड यूज है वो पर्पज से हमारा यूज होना चाहिए, ठीक है, एंड शुड बी हैंडल टू अवॉइड कंटामिनेशन। मतलब और इस तरीके प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना है कि वो कंटामिनेशन को रिमूव कर से कंटामिनेशन से बचे रहे। आगे देखते हैं टेस्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ रॉ मटेरियल। ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट बी टेस्टेड फॉर कन्फर्मिटी विथ इस्टेब्लिश्ड क्वालिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बिफोर यूज इन प्रोडक्शन। मतलब जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन में यूज होने से पहले, ठीक है, उसके जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसके टेस्ट एंड एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि वो हमारा जो भी फाइनल प्रोडक्ट बने तो वो भी हमारा अच्छा बने, स्टैंडर्ड बने। रिकॉर्ड ऑफ टेस्टिंग शुड बी मेंटेन, और टेस्टिंग का जो भी रिकॉर्ड होगा वो भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेस कंट्रोल क्या है। ये सब हमारा शेड्यूल एम के अंदर है। आगे देखते हैं प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेस कंट्रोल। प्रोडक्शन प्रोसीजर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग शुड अलाउ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा, तो वो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कंसिस्टेंट और क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इन प्रोसेस कंट्रोल शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मॉनिटर क्रिटिकल पैरामीटर। और इन प्रोसेस मतलब जो भी हमारा अगर प्रोसेस चल रहा, प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा, उसके अंदर भी इन प्रोसेस कंट्रोल्स को कंडक्ट किया जाता है। जो भी क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से केयर करने के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोसेस कंट्रोल्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी आते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है, यानी कि डिटेल बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड यानी BMR। मतलब जो भी हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होगा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है। शुड बी मेंटेन फॉर ईच बैच, जितने भी बैच बनेंगे उसका BMR रिकॉर्ड करना है। डॉक्यूमेंटिंग ऑल स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जितने भी स्टेजेस हैं, ठीक है, उसके सबके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। आगे देखते हैं पैकेजिंग एंड लेवलिंग। इसके अंदर है पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन डिग्रेडेशन। मतलब हमारा पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से रोक सके या फिर कंटामिनेट नहीं कर सके और डिग्रेडेशन से भी बचा सके या फिर डिग्रेडेशन ना कर पाए, ठीक है, ऐसा हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स होना चाहिए। लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेवल शुड बी क्लियर। लेवल जो भी हमारा क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे उसमें मैच करने चाहिए। लेवल्स मस्ट इंक्लूड द प्रोडक्ट नेम। लेवल पे हमेशा प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशंस होना चाहिए, और अलग कोई भी अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे लेवल के ऊपर लिखे होने चाहिए। आगे देखते हैं टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग क्या होता है कि सर्टेन ड्रग्स में रिक्वायर्ड टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग टू इंश्योर प्रोडक्ट इंटीग्रिटी। अब देखते हैं दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल भी करना होता है। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी कैसे होने चाहिए। तो लेबोरेटरी शुड बी एडिक्वेटली स्टाफ्ड। मतलब जो भी हमारा लेबोरेटरी है, ठीक है, उसमें प्रॉपर और एडिक्वेट मात्रा में स्टाफ होने चाहिए। इक्विप्ड विद कंडक्ट ऑल नेसेसरी टेस्ट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और इतने सारे इक्विपमेंट सारे होने चाहिए ताकि जो भी टेस्ट हम कर सकते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए, किसका, रॉ मटेरियल का, इन प्रोसेस मटेरियल का, एंड फिनिश प्रोडक्ट्स का। मतलब क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएट स्टाफ होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ताकि हम टेस्ट परफॉर्म कर सके रॉ मटेरियल का, इन प्रोसेस मटेरियल का और फिनिश्ड मटेरियल का, ठीक है। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग कैसे होने चाहिए। आ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ ईच बैच शुड बी टेस्टेड टू इंश्योर इट्स मीट्स द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन बिफोर इट रिलीज फॉर सेल और सप्लाई।
मतलब हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसका सैंपल लेना और टेस्टिंग करना है, ठीक है। मतलब सप्लाई होने से, मार्केट में सेल और सप्लाई होने से पहले जितने भी हमारे बैच बने हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं, ठीक है, उस सारे के सैंपल लेके उसके टेस्टिंग करके रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है, और मैच करना कि उसके स्पेसिफिकेशंस को वो हमारे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी कंडक्टेड टू स्टेब्लिश द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब स्टेबिलिटी स्टडी हम क्यों करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि सेल्फ लाइफ को पता करने के लिए। द कंडीशन अंडर विच द स्टडीज आर कंडक्टेड शुड स्टिमुलेट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ में स्टोरेज कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग। आगे देखते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब क्या होता है कि सिद्ध करना, ठीक है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें देखते हैं प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है। हमारा प्रोसेस वैलिडेशन, क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी वैलिडेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट दैट मीट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। मतलब जो भी हमारा प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को वैलिडेट करना, उस प्रोसेस को वेरीफाई करना है कि वो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, कंसिस्टेंटली क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कि नहीं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि नहीं, वो प्रोसेस से हमारा प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन क्या है। क्लीनिंग प्रोसीजर शुड बी वैलिडेटेड टू इंश्योर दैट देयर इज नो क्रॉस कंटामिनेशन। मतलब क्लीनिंग वैलिडेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चेक करते हैं कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो सके बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द सेम इक्विपमेंट्स। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेम इक्विपमेंट से बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर कि हमारा कोई भी इक्विपमेंट्स गंदा पहले से ना हो, यानी कि और नए वाले प्रोसेस को या फिर नए वाले प्रोडक्ट्स को कंटामिनेट नहीं कर पाए, ठीक है, इसलिए क्लीनिंग वैलिडेशन जरूरी है। आगे देखते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। Analytical method is used in quality control should be validated to ensure they are suitable for their intended purpose। मतलब जो भी हमारा एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन था, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो हमारा इंटेंडेड यूज के लिए सुटेबल है कि नहीं है, हम इस चीज़ को चेक करते हैं यहाँ पे। और आगे देखते हैं सेल्फ इन्फेक्शन एंड ऑडिट्स क्या होता है। सेल्फ इन्फेक्शन क्या होता है कि द मैन्युफैक्चरर शुड रेगुलरली कंडक्ट सेल्फ इन्फेक्शन टू एक्सेस कंप्लायंस विद GMP एंड टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर आर फॉर इंप्रूवमेंट्स। मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन क्या होता है, अगर मान लो हम मैन्युफैक्चर खुद ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ठीक है, हम खुद से ही सेल्फ इंस्पेक्शन करेंगे ना सारे प्रोसेस का, कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे क्या गड़बड़ी है नहीं है, क्या लूप फॉल्स है नहीं है। तो हमारा GMP को ख्याल रखते हुए पूरा सेल्फ इंस्पेक्शन किया जाता है और वहाँ पर जो भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है। और एक्सटर्नल ऑडिट्स क्या होता है, मतलब एक तो सेल्फ इंस्पेक्शन खुद से करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स क्या होता है कि बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। पीरियोडिक ऑडिट बाय एक्सटर्नल ऑडिटर में भी कंडक्टेड टू इंश्योर कंप्लायंस विद GMP स्टैंडर्ड्स। मतलब जो बाहर के ऑडिट्स आते हैं, ठीक है, वो भी आके GMP स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं। आगे देखते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे यहाँ पे, जो भी काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से रिलेटेड, उसके लिए कैसे कैसे पर्सनल्स की जरूरत है, क्या क्या गाइडलाइंस क्राइटेरिया देखते हैं। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल पर्सनल इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग शुड बी सुटेबली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड। मतलब जो भी पर्सनल जो भी इंडिविजुअल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी इन प्लेस टू इंश्योर ऑनगोइंग कॉम्पिटेंस। मतलब जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो भी है वो सब उसको रेगुलर अवेलेबल कराते रहना चाहिए। हाइजीन, पर्सनल शुड अडेयर टू स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग वियरिंग अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लॉथ। मतलब जो भी पर्सनल है उसका हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट क्लॉथ पहनने चाहिए, जो भी प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहनने चाहिए टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इससे हमारा प्रोडक्ट का कंटामिनेशन होने से बच सके। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंटेशन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारा अथॉरिटी बॉडीज आएंगे, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी आएंगे चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उनको रिकॉर्ड दिखाना कंपलसरी होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। द कम्प्रिहेंसिव SOP शुड बी इन प्लेस फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब जहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस से प्रोडक्शन हो रहे हैं या फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिख के चिपका दिया जाता है, ताकि किसी भी तरीके का मिस ना हो सके, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का लूपहोल ना हो सके। रिकॉर्ड कीपिंग, इसके अंदर क्या, एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग बैच रिकॉर्ड, इक्विपमेंट्स मेंटेनिंग लॉग्स एंड पर्सनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड। मतलब हर तरीके के चीज़ों को मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिसके अंदर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स आते हैं, इंक्लूडिंग बैच रिकॉर्ड्स आते हैं, इक्विपमेंट मेंटेनेंस लॉग्स आते हैं और पर्सनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चेंज कंट्रोल क्या है। एनी चेंजेस टू प्रोसेस इक्विपमेंट्स और मटेरियल शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड बिफोर इंप्लीमेंटेशन। मतलब अगर हम कोई चेंज करते हैं, कहाँ, इक्विपमेंट्स के अंदर चेंज करते हैं या फिर किसी मटेरियल्स को चेंज करते हैं या फिर किसी प्रोसेस के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना, यानी कि अप्रूवल लेने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले उसको डॉक्यूमेंट करके सब कुछ प्रोसेस करके बताना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं हैंडलिंग ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल। मतलब देख रहे हो, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका वेस्ट भी आपको रिकॉर्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना, आप उसको भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर है रिजेक्शन प्रोसीजर्स।
क्लियर प्रोसीजर शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर अनऑथराइज्ड यूज। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिजेक्ट हो गए बट उसके अंदर इफिकेसी बचे होते हैं, इफेक्ट बचे होते हैं, ठीक है, तो उसको लोग गलत तरीके से गलत पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीके हैं, प्रॉपर मेथड्स बनाए गए हैं, प्रॉपर प्रोसेस बनाया गया है, जिसको जो भी रिजेक्टेड मटेरियल उसका अनऑथराइज्ड यूज़ कैसे किया जा सकता है या फिर अनऑथराइज्ड यूज़ को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उन सबको गाइडलाइंस के लिए रिजेक्शन प्रोसीजर्स को रखा गया है। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड रिटेंशन। इसके अंदर है रिटेंशन पीरियड, ठीक है। रिकॉर्ड शुड बी रिटेन फॉर अ पीरियड सफिशिएंट टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड टू अलाउ फॉर प्रोडक्ट रिकॉल और अदर इन्वेस्टिगेशन इफ नेसेसरी। रिटेंशन पीरियड मतलब रिकॉर्ड इसलिए रखना चाहिए कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, अगर किसी भी सिचुएशन में अगर हमें ड्रग्स को रिकॉल करना होता है, ठीक है, मान लो कोई ड्रग्स ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद, बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म यूज़ होने के बाद वो एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा होता है किसी भी तरीके से, तो ऐसे ड्रग्स को मार्केट से रिकॉल करने होते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ड्रग कहाँ पे है, कितने पोजीशन में है, किस शहर में है, किसके पास गया था, कौन से मैन्युफैक्चरर के पास गया था, तो ये सब चीज़ें पता हो, रिकॉर्ड रिटर्न हो, ठीक है, तभी हम उसको मंगवा सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल्स। कंप्लेंट हैंडलिंग मतलब अ सिस्टम शुड बी इन प्लेस ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक सिस्टम रखा गया है, एक बनाया गया है वहाँ पे जो कंप्लेंट हैंडल कर सके, ठीक है। कंपनी के अंदर एक एसोसिएट रखा जाता है। प्रोडक्ट रिकॉल क्या होता है कि वही प्रोडक्ट को फिर से वापस मंगवाना मार्केट से। प्रोसीजर शुड बी एस्टेब्लिश फॉर रिकॉलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट इफ अ डिफेक्ट इज डिस्कवर। मतलब किसी हमारे प्रोडक्ट में कोई भी तरह का ऐसा डिफेक्ट दिख जाता है या फिर ऐसा डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो मार्केट में प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर सकता है, तो उसको हमें मार्केट से वापस लेना हो तो उसको प्रोडक्ट रिकॉल्स बोलते हैं। तो ये था हमारा कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर द शेड्यूल एम। और देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल एम क्या था। तो ओवरऑल क्या इंपोर्टेंस है शेड्यूल एम का? इंश्योर द कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मतलब ये इंश्योर करता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होगा वो हमारा हाई क्वालिटी यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ बाय मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, मिक्सअप्स एंड एरर्स इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। मतलब पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, मिनिमाइज करता है रिस्क को कंटामिनेशन से, मिक्सअप्स एंड एरर्स से। कंप्लाइंस विद शेड्यूल एम इज नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इन इंडिया। मतलब अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए इंडिया के अंदर तो हमें कंप्लाइंस यानी कि शेड्यूल एम को रिफर करना ही होगा अच्छे तरीके से। एडहेरेंस टू द जीएमपी एज पर द शेड्यूल एम हेल्प्स इन गेनिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस एज इट अलाइंस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस थे शेड्यूल एम के अंदर। दोस्तों ये शेड्यूल एम थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा बट ये ऐसा नहीं है, आप इसमें से एक दो बार फिर से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसानी से और इजीली समझ में आ जाएगी। और ये अंदर के जो मैंने डिटेल्स लिखे हैं, ठीक है, वो आपको अब इस तरीके से याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको रेफरेंस यानी कि समझाने के लिए लिखा था। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से ये हेडिंग्स को याद रखते हुए आप अच्छे से लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। आप एक बार फिर से बैक करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ शेड्यूल एम का कुछ और पार्ट्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर क्या है? डिस्क्राइब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रीमाइसेस एंड मटेरियल्स। मतलब जीएमपी को डिस्क्राइब करता है और प्रीमाइसेस फॉर मटेरियल्स, ठीक है। पार्ट 1A में क्या है? डिस्क्राइब द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्टेराइल आइटम यानी कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन बोथ स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन एंड स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। आगे देखते हैं वो पार्ट 1B में क्या है? स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑरल सॉलिड फॉर्म। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए? ऑरल सॉलिड फॉर्म यानी कि कैप्सूल और टैबलेट बनाने के लिए जितने भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है मैन्युफैक्चरिंग का, वो पार्ट 1B में है। पार्ट 1C में क्या है? स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द ओरल लिक्विड्स। मतलब जो लिक्विड सिरप, एलिक्जर, इमल्सन एंड सस्पेंशन, जो ओरल लिक्विड्स है उसके लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस यानी रिक्वायरमेंट्स हो पार्ट 1C में है। पार्ट 1D में क्या है? पार्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉपिकल प्रोडक्ट्स यानी कि टॉपिकल यानी कि स्किन के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं उसको टॉपिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दैट इज एक्सटर्नल प्रिपरेशन यानी कि क्रीम्स, लोशन, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, डस्टिंग पाउडर, सॉल्यूशंस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। जितने भी टॉपिकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं वो यहाँ पे शेड्यूल एम पार्ट 1D के अंदर दिए गए हैं। पार्ट 1E के अंदर क्या है? डिस्क्राइब द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग मीटर डोज इनहेलर। मतलब MDI मीटर डोज इनहेलर जो बने हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो पार्ट 1E के अंदर है। और क्या है कि अदर कनेक्टेड कोड्स इंक्लूड्स दोज फॉर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर GLP और GCP को भी मेंशन किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो ये था हमारा शेड्यूल एम। आगे देखते हैं दोस्तों शेड्यूल एन। शेड्यूल एन क्या है? इसका क्या पर्पस था यूज करने का या फिर बनाने का? शेड्यूल एन आउटलाइंस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ अ रिटेल और होलसेल फार्मेसी इन इंडिया। अगर हम किसी भी तो शेड्यूल एन के अंदर क्या, अगर हम किसी तरह का फार्मेसी यूज करना चाहते हैं या फिर चलाना चाहते हैं या फिर ओपन करना चाहते हैं, वो चाहे रिटेल शॉप हो या फिर होलसेल शॉप हो, ठीक है, फार्मेसी का, तो इसके लिए हमें कौन कौन से गाइडलाइंस है, कौन कौन से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें शेड्यूल एन के अंदर मिलेंगे। तो हमें शेड्यूल एन को इसलिए रेफर करना है, अगर हम चाहते हैं किसी तरह का खुद का फार्मेसी स्टोर इंडिया के अंदर ओपन करना तो हमें शेड्यूल एन को रेफर करना होगा। इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट ड्रग्स आर स्टोर्ड, मतलब
ये इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इंश्योर करे जो ड्रग्स है वो स्टोर्ड, हैंडल, डिस्पेंस प्रॉपरली, देयरबाय इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी। मतलब जो भी ड्रग्स है वो अच्छे तरीके से स्टोर हो सके, हैंडल हो सके, डिस्पेंस हो सके और पब्लिक हेल्थ को इंश्योर कर सके, पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर कर सके, इसलिए हमारा शेड्यूल एन को बनाया गया था। तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं कि प्रीमाइसिस कैसा होना चाहिए। अगर हम फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हैं तो हमारा प्रीमाइसिस कैसा होना चाहिए, तो इसके साइज एंड शेप्स क्या है। द फार्मेसी मस्ट हैव एडिक्वेट स्पेस, मतलब जो भी हमारा फार्मेसी होना चाहिए वो एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए विथ अ मिनिमम एरिया स्पेसिफाइड फॉर रिटेल, मतलब जो भी हमारा मिनिमम, सबसे मिनिमम एरिया होना चाहिए रिटेल शॉप के लिए वो 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए सिर्फ अगर फार्मेसी के लिए है, और 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए डिस्पेंसिंग के साथ, मतलब मेडिकल स्टोर प्लस डिस्पेंसिंग के लिए जो एरिया है वो 5 स्क्वायर मीटर अलग से। तो मिनिमम स्पेस क्या होना चाहिए हमारे फार्मेसी स्टोर को ओपन करने के लिए 15 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और क्लीनलीनेस, द प्रीमाइसेस मस्ट बी वेल मेंटेन्ड, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी कंडीशन दैट कुड लीड टू कंटामिनेशन, डिटोरिएशन ऑफ ड्रग। मतलब हमारा प्रीमाइसेस ऐसा होना चाहिए जो क्लीन होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, जो भी ऐसा कंटामिनेटेड मटेरियल है या फिर ऐसा कंडीशंस बन सकते हैं जिससे कंटामिनेशन हो सकता है या फिर डिटोरिएशन यानी कि खराब हो सकता है हमारा कोई भी प्रोडक्ट। तो इस सब से हमें दूर रहना, इस सब से हमें बच के रहना। आगे देखते हैं स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए अगर हमें फार्मेसी स्टोर ओपन करना है। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर स्टोरेज, ड्रग मस्ट बी स्टोर्ड अंडर कंडीशन दैट प्रिजर्व्स देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी, मतलब हमारा ड्रग्स ऐसे कंडीशंस में प्रिजर्व यानी कि रखे होने चाहिए जिससे हमारा एफिकेसी और सेफ्टी जो हमारे ड्रग्स का वो बना रहे, वो हमारा खराब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। दिस इंक्लूड्स एप्रोप्रिएट टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब एप्रोप्रिएट टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए यानी कि रेफ्रिजरेशन फॉर सर्टेन ड्रग, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसको रेफ्रिजरेटेड यानी कि फ्रिज में रखने होते हैं तो हम उसको फ्रिज में ही रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। अगर बाहर रखते तो हमारा वो प्रोडक्ट डिटोरिएट हो सकता है या फिर खराब हो सकता है। आगे है ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर लिखे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिरप्स होते हैं जिसके ऊपर लिखे होते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइट। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए यानी कि प्रॉपर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। आगे देखते हैं अरेंजमेंट्स क्या है। ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड इन अ सिस्टमिक मैनर, मतलब जितने भी ड्रग्स वो एक सिस्टमिक मैनर में स्टोर्ड होने चाहिए विथ अ क्लियर लेवलिंग, मतलब क्लियर लेवल के साथ, टू प्रिवेंट मिक्सिंग, मतलब ताकि हमारा कोई भी ड्रग मिक्स ना हो सके, एंड इजी आइडेंटिफिकेशन हम कर सके ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, मतलब ड्रग डिस्पेंस करने के टाइम पे हम इजीली आइडेंटिफाई यानी कि इजीली मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है अगर हम किसी भी तरह का फार्मेसी स्टोर ओपन करना चाहते हैं। तो इसेंशियल इक्विपमेंट्स क्या है इसके अंदर, तो ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हो दोस्तों कि जैसे कि शेड्यूल एन के अंदर क्या था प्रीमाइसेस, तो प्रीमाइसेस के अंदर क्या क्या जरूरत है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पर्सनल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो इस तरीके से आप खुद से भी आंसर बना सकते हो अगर एक बार आप चीज़ें समझ जाते हो तो। इसलिए कहता हूँ आप चीज़ों को समझने पर ध्यान दो, यादें चीज़ें आप अपने से भी कर सकते हो। आगे देखते हैं एसेंशियल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। द फार्मेसी मस्ट इक्विप्ड विद एसेंशियल टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स नेसेसरी फॉर द स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, मतलब स्टोरेज के लिए और डिस्पेंसिंग के लिए जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। दिस इंक्लूड्स वेइंग बैलेंस होने चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर्स होने चाहिए, एप्रोप्रिएट कंटेनर्स होने चाहिए फॉर लिक्विड मेडिकेशंस के लिए एप्रोप्रिएट कंटेनर्स होने चाहिए। मेंटेनेंस क्या है कि ऑल इक्विपमेंट्स शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन एंड कैलिब्रेटेड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स है वो हमेशा कैलिब्रेटेड होने चाहिए ताकि वो एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट दे सके। आगे देखते हैं अब हमारे पर्सनल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए, अ क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो भी हमारा फार्मेसी है, फार्मेसी स्टोर, वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही होने चाहिए, जो भी डिस्पेंसिंग के दौरान वही डिस्पेंस करेगा। द फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी पेशेंट काउंसलिंग, मतलब फार्मासिस्ट का मेन काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है किस चीज़ के लिए, ड्रग का डिस्पेंस करना और पेशेंट काउंसलिंग करना, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग क्या है, ऑल स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ड्रग्स शुड बी एडिक्वेटली ट्रेंड इन प्रॉपर प्रोसीजर फॉर स्टोरेज हैंडलिंग एंड डिस्पेंसिंग, मतलब जितने भी अगर हम स्टाफ रखें, ठीक है, वहाँ पे वो हमारा जितने भी स्टाफ हो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, किस मामले में, स्टोरेज के मामले में, हैंडलिंग के मामले में और डिस्पेंसिंग के मामले में। आगे देखते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स क्या है। इसके अंदर है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मस्ट बी डिस्प्लेड ओनली अगेंस्ट अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड आरएमपी, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अगर प्रिस्क्राइब किया गया आरएमपी के द्वारा, ठीक है, तभी हम उसको डिस्पेंस करेंगे, अन्यथा हम कोई भी मेडिसिन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर क्या है, द फार्मासिस्ट शुड चेक एंड मेंटेन अ रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग द डिटेल ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस, मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस किया गया, ठीक है, उसके बारे में भी वहाँ पे लिखना होता है, मेंशन करना होता है, रिकॉर्ड बना के रखना होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग पेशेंट नेम, प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स नेम एंड द ड्रग डिस्पेंस, मतलब कौन सा ड्रग डिस्पेंस किया गया, किसको दिया गया है, किसने प्रिस्क्राइब किया है, ये सब चीज़ें भी रिकॉर्ड करके रखना है, मेंशन करके रखना होता है, ताकि आगे फर्दर ये चीज़ें का जानकारी हमारे पास रह सके कि हमने किसको ड्रग्स दिया है, कितने दिया है, जो भी चीज़ें हैं। हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है, इसके अंदर आता है पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज आता है। पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या, और पर्सनल मस्ट मेंटेन हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन, जो भी पर्सनल है वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखे टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द ड्रग्स, ठीक है।
द प्रीमाइसेस शुड हैव एडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटीज फॉर द स्टाफ इंक्लूडिंग वॉशरूम एंड हैंड वॉशिंग स्टेशन, मतलब सैनिटरी सिस्टम भी होना चाहिए, जो कि वॉशरूम्स होने चाहिए, हैंड वॉशिंग स्टेशन होने चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे कंटामिनेशन को रोका जा सके। आगे देखते हैं वेस्ट डिस्पोजल कैसा होना चाहिए। ड्रग डिस्पोजल और जनरल वेस्ट होते हैं, दो तरीके के वेस्ट होते हैं मेडिकल शॉप्स के अंदर। तो ड्रग को कैसे डिस्पोज करेंगे और जनरल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करेंगे। एक्सपायर्ड और अनयूज ड्रग शुड बी डिस्पोज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन और एक्सीडेंटल मिसयूज, मतलब इसको इस तरीके से प्रपोज करना डिस्पोज करना है कि प्रिवेंट हो सके, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन को भी प्रिवेंट कर सके और मिसयूज भी ना हो सके, ठीक है। जनरल वेस्ट क्या, द प्रीमाइसेस शुड हैव अ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो भी हमारा प्रीमाइसेस प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होने चाहिए डिस्पोजिंग ऑफ जनरल वेस्ट के लिए। इंश्योरिंग द एनवायरमेंट इज कीप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम हजार्ड, मतलब एनवायरमेंट में गंदगी नहीं फैलानी है, एनवायरमेंट को गंदा ना करते हुए हजार्ड्स को रोकते हुए हमें जनरल वेस्ट को डिस्पोज करना होता है। और आगे देखते हैं इंस्पेक्शन एंड कंप्लाइंस क्या है शेड्यूल एन के अंदर। रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और कंप्लाइंसेस भी है। तो रेगुलर इंस्पेक्शन के अंदर द प्रीमाइसेस शुड बी सब्जेक्टेड टू रेगुलर इंस्पेक्शन बाय द अथॉरिटीज टू इंश्योर कंप्लाइंस विद शेड्यूल एंड अनदर रेलिवेंट रेगुलेशन, मतलब रेगुलर इंस्पेक्शन ये इसलिए जरूरी है कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज आएंगे, ठीक है, वो ये चेक करेंगे कि हमारा जो भी शेड्यूल एन के द्वारा मतलब जो भी फार्मेसी रन कर रहा है या फिर चल रहा है वो शेड्यूल एन से कंप्लाइंस कर रहा है या फिर शेड्यूल एन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। कंप्लाइंसेस all operations on the premises should comply with the requirements of the Drugs and Cosmetic Act 1940 to ensure the safety and efficacy of the stored and the dispensed drug, मतलब जितने भी ऑपरेशंस हैं यानी कि जितने भी काम किए जा रहे हैं प्रीमाइसेस के अंदर फार्मेसी शॉप्स के अंदर, ठीक है, वो सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द स्टोर्ड एंड डिस्पेंस्ड ड्रग, मतलब जो भी हमारा स्टोर्ड ड्रग है वो हमारा सेफ और इफेक्टिव ड्रग है, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या, तो ये थे हमारा की रिक्वायरमेंट्स थे, ठीक है। इसके शेड्यूल एन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या फायदा हुआ है शेड्यूल एन से। शेड्यूल एन इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग दैट ड्रग्स आर स्टोर्ड एंड डिस्पोज इन अ मैनर दैट मेंटेन देयर क्वालिटी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस देयर बाय प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, मतलब शेड्यूल एन के एन से हमारा क्या फायदा हुआ कि जो भी ड्रग हमारा वो बेस्ट मैनर में डिस्पेंस हो रहा है, उसका क्वालिटी अच्छा है, सेफ्टी अच्छा है, इफेक्टिव है और प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, मतलब हमारा पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉन कंप्लाइंस विद शेड्यूल एन कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग फाइन्स एंड द रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, मतलब अगर हम शेड्यूल एन को फॉलो नहीं कर रहे, उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें फाइन्स हो सकते हैं या फिर कोई भी लीगल एक्शंस हो सकते हैं या फिर लाइसेंस का रिवोकेशन, मतलब लाइसेंस हमारा रद्द यानी कि कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बाय अधेरिंग टू द गाइडलाइंस इन शेड्यूल एन pharmacies and the other drug dispensing established helps ensure the consumer receive medication that are of safe, effective and of highest quality, यानी कि जो भी हमारा पेशेंट अगर कंज्यूमर है वो अगर ड्रग रिसीव कर रहा है तो वो सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और फिर हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो यह था हमारा शेड्यूल एन। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं शेड्यूल पी के बारे में। शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आगे देखते हैं दोस्तों शेड्यूल पी। शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन द लाइफ पीरियड यानी कि एक्सपायरी डेट ऑफ द ड्रग्स। तो शेड्यूल पी हमारा क्या कंटेंट कर रहा है कि जितने भी ड्रग्स है उसका लाइफ पीरियड क्या होगा, उसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, इसके बारे में जितने भी गाइडलाइंस यानी कि क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स है वो सब के बारे में डील हमारा शेड्यूल पी करता है, ठीक है। इट स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन फॉर विच सर्टेन ड्रग्स रिमेन पोटेंट एंड इफेक्टिव अंडर प्रिस्क्राइब्ड स्टोरेज कंडीशन, मतलब ये स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा ड्रग्स है वो कितने पीरियड्स ऑफ टाइम के अंदर हमारा पोटेंट रहेगा और यानी कि इफेक्टिव रहेगा, कब तक, किसी भी स्टोरेज स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस के अंदर, मतलब कोई चीज़ को हम रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम किसी चीज़ को बनाए यानी कि घर में ही चावल दाल बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कब तक हमारा सेफ वे में रह सकता है और किस कंडीशन में सेफ वे में कितने साल तक यानी कि कितने दिन तक रह सकता है, इस चीज़ को पता करना कि प्रोसेस को ही हम लाइफ पीरियड यानी कि एक्सपायरी डेट फाइंडेशन कहते हैं और स्टोरेज कंडीशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, ठीक है। शेड्यूल पी लिस्ट वेरियस ड्रग्स एंड असाइन ईच स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट, ठीक है। दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इफेक्टिव एंड द सेफ फॉर यूज व्हेन स्टोर्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, मतलब लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स क्या है कि जितने भी ड्रग्स है, ठीक है, शेड्यूल पी लिस्ट वेरियस ड्रग्स एंड असाइंस इच स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ, मतलब शेड्यूल पी के अंदर जो भी ड्रग्स है उसका एक स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और ये वो टाइम होता है जब हमारा ड्रग इफेक्टिव होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, कब, किसी भी स्टोरेज अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन के अंदर हम कब तक उसको रख पाते हैं प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, वही हमारा लाइफ पीरियड यानी कि शेल्फ लाइफ होता है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड स्टोरेज कंडीशन के क्या क्या क्राइटेरिया। द लाइफ पीरियड मेंशन्ड इन द शेड्यूल पी एज्यूम्स दैट ड्रग आर स्टोर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टिपिकली इंक्लूडिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट, मतलब कि जो भी हमारा लाइफ पीरियड डिसाइड किया जाता है स्टैंडर्ड पे किया जाता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर के बेसिस पे, ह्यूमिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट के कंडीशंस के अंदर उसको बनाया जाता है। आगे देखते हैं डेविएशंस फ्रॉम दिस कंडीशन कैन रिड्यूस द ड्रग्स इफेक्टिवनेस बिफोर द स्टिपुलेटेड एक्सपायरी डेट, मतलब अगर इन सब के अंदर अगर डेविएशन होता है या कुछ चेंजिंग आती है, ठीक है, तो हमारा ड्रग का जो इफेक्टिवनेस है वो टाइम से पहले, एक्सपायरी डेट से पहले जो उसका इफेक्टिवनेस कम हो सकता है या फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ें और चीज़ें खराब हो सकती हैं वक्त से पहले।
रिव्यू एंड अपडेट्स। द शेल्फ लाइफ ऑफ अ ड्रग लिस्टेड इन शेड्यूल पी कैन बी पीरियडिकली रिव्यूड, मतलब उसका पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है, ठीक है, एंड अपडेटेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी डाटा, और अपडेट किया जाता है किसके बेस पे, स्टेबिलिटी डाटा के बेस पे, अगर कोई चेंजिंग आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर तो मैंडेटरी कंप्लाइंस भी इसी के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल पी, ठीक है। शेड्यूल पी का इंपोर्टेंस क्या था, शेड्यूल पी इंश्योर दैट कंज्यूमर्स रिसीव ड्रग्स दैट विद इन देयर इफेक्टिव लाइफ स्पान, द सेफगार्डिंग, मतलब जो भी हमारा इफेक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर हमारा ड्रग्स है, ठीक है, हम उसी का यूज कर सके, बाय सेफगार्डिंग देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग, बाय प्रिवेंटिंग द सेल ऑफ एक्सपायर्ड और डिग्रेडेड मेडिकेशन, मतलब एक्सपायर्ड ड्रग और डिग्रेडेड मेडिसिन हैं, जो भी ड्रग्स है, ठीक है, उसके सेल्स को भी प्रिवेंट करता है हमारा शेड्यूल पी। आगे देखते हैं दिस शेड्यूल कंप्राइजेज ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन, इंसुलिन प्रिपरेशन, सीरा टॉक्सिन, टॉक्साइज, एंटीटॉक्सिन, नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा एटसेट्रा। तो इस तरीके के प्रिपरेशंस को हमारा शेड्यूल पी कंटेन करता है। और जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ लिखे हैं कि जैसे कि एमपीसीलिन हमारा ड्रग्स है, ठीक है, उसका लाइफ पीरियड क्या होता है, मंथ के अंदर 36 मंथ होते हैं, यानी कि 3 ईयर टोटल हो गया इसका लाइफ पीरियड हो गया। और स्टोरेज कंडीशन क्या है इसका, कूल प्लेस। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, कार्बेनिसिलिन सोडियम इंजेक्शन है जिसका लाइफ पीरियड 24 मंथ्स होता है, ठीक है, और इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, नॉट एक्सीडिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे कि कोलिस्टीन सल्फेट है, इसका लाइफ कितना 60 मंथ्स का है, और स्टोरेज कंडीशन क्या है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। तो ये था हमारा शेड्यूल पी के अंदर, जिसमें हमने देखा था एक्सपायरी डेट यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो एक बार फिर से आप रिपीट करके इसको आसानी से आप पढ़ना, इस चीज़ को आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और आगे देखते हैं दोस्तों शेड्यूल P1 क्या होता है। शेड्यूल P1 के अंदर क्या होता है दोस्तों, पैक साइज के बारे में मोस्टली बताया गया है, ठीक है। द शेड्यूल रिड्यूस द पैक साइज फॉर ड्रग्स, सॉरी, मतलब जो भी हमारा पैक साइज होने वाला है ड्रग्स का, उसके बारे में जो भी गाइडलाइंस क्राइटेरिया वो शेड्यूल पी के अंदर आते हैं। इट प्रोवाइड्स मेडिसिन नेम, डोजेज, फॉर्म्स एंड पैक साइज। नो अदर पैक साइज देन द वन स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल शुड बी मार्क्ड, मतलब जो स्पेसिफाई किया गया शेड्यूल के अंदर हम उसी को प्रीफर कर सकते हैं, उसी को रिफर कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई भी पैक साइज को नहीं कर सकते रिफर। जैसे कि देखते हैं एस्पिरिन लो डोज टैबलेट होता है, ठीक है, डोजेज फॉर्म टैबलेट्स हैं, और पैक साइज कितना 14 टैबलेट्स का इसका पैक साइज आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह पिप्राजिन है, ग्रेन्यूल्स आता है, इसका 5 ग्राम का सैचेट आता है। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, कैप्सूल से इसका 25 कैप्सूल्स का पैक आता है। तो इस तरीके से पैक साइज डिफाइंड होते हैं, और इसी पैक साइज में हम हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस चीज़ को डिलीवर करना होगा, डिस्पेंस करना होता है। इसके अलावा हम कोई भी पैक साइज को प्रीफर नहीं कर सकते अपने मन से। आगे बढ़ते और देखते हैं दोस्तों शेड्यूल टी। शेड्यूल टी क्या कहता है, शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रिस्क्राइब्स द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो शेड्यूल एम के अंदर भी हमने यही देखा था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस देखा था, बट वहाँ पे हमने एलोपैथिक और एलोपैथिक और हेमियोपैथिक ड्रग्स के बारे में देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखेंगे आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन के बारे में गुड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। इट आउटलाइंस द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर दैट दीज ट्रेडिशनल मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन मेंटेनिंग देयर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है आशु सिस्टम के अंदर, उसका स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए, उसका सेफ्टी होना चाहिए, एफिकेसी अच्छा होना चाहिए, उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ों को एश्योर करना ही इस शेड्यूल टी का मेन मोटिव था। तो इसके अंदर भी कुछ की एलिमेंट्स हैं, यानी कि प्रीमाइसेस एंड प्लांट लेआउट्स हैं, जिसके अंदर हमारे लोकेशंस आते हैं, बिल्डिंग डिजाइंस आते हैं, सेग्रीगेशंस आते हैं। यानी कि देखते हैं कि द मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस शुड बी लोकेटेड इन अ क्लीन एंड हाइजेनिक एरिया में होना चाहिए, अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि सोर्स ऑफ कंटामिनेशन से दूर होना चाहिए हमारा जो भी चीज़ है प्रीमाइसेस। बिल्डिंग डिजाइन कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, एडुकेट स्पेस होना चाहिए, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कंडक्ट हो सके ऐसा वेरियस एडुकेट स्पेस होना चाहिए। द डिजाइन शुड फैसिलिटेट ईजी क्लीनिंग होना चाहिए, मेंटेनेंस अच्छे से हो सके, प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सके, ऐसा बिल्डिंग डिजाइन होना चाहिए। सेग्रीगेशन क्या है कि देयर शुड बी प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, लाइक रॉ मटेरियल स्टोरेज अलग होना चाहिए, प्रोसेसिंग अलग होना चाहिए, पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ों का सेक्शन, यानी कि सारी चीज़ों का प्रोसेस अलग अलग तरीके से होना चाहिए ताकि मिक्सअप ना हो सके या फिर क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके। सेपरेट एरिया शुड बी डिजाइन फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी फॉर्मुलेशन टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन, मतलब तीनों का अगर फॉर्मुलेशन करना चाहते हैं यानी कि तीनों से रिलेटेड हमारा प्रोडक्शन होने वाला है, तो उसके लिए सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेट एरिया होना चाहिए ताकि हमारा क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो सके। इक्विपमेंट्स कैसा होना चाहिए, सुटेबिलिटी, इक्विपमेंट्स यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग शुड बी सुटेबल फॉर द प्रोसेस एंड शुड नॉट रिएक्ट विद द मटेरियल बीइंग प्रोसेस, मतलब हमारा इक्विपमेंट्स ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो भी मटेरियल्स यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उससे रिएक्ट नहीं करे। मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ आशु मेडिसिन, मतलब जो भी हमारा इक्विपमेंट्स है उसका रेगुलर मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, क्लीनिंग होते रहना चाहिए ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट बने वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बने, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो या फिर कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो। कैलिब्रेशन, इक्विपमेंट्स मस्ट बी रेगुलरली कैलिब्रेटेड टू इंश्योर प्रिसीजन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए ताकि हमारा जो भी रिजल्ट है, जो भी प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका रिजल्ट
प्रिसाइज रिजल्ट है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्या है कि आसुस सिस्टम के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हमारा जो भी रॉ मटेरियल होगा वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसके। रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग हर्ब्स एंड मिनरल्स मस्ट मीट स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी हमारा रॉ मटेरियल यूज होगा वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। दिस शुड बी सोर्स फ्रॉम रिलायबल सप्लायर एंड टेस्टेड फॉर ऑथेंटिसिटी, मतलब जो भी जहाँ से भी हम लेंगे वो रिलायबल यानी कि अच्छा सप्लायर होना चाहिए उस चीज़ का, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट में प्यूरिटी होना चाहिए और कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरेज के लिए, रॉ मटेरियल्स के स्टोरेज के लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मस्ट बी मेंटेन, यानी कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल उसका उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए टू प्रिजर्व द पोटेंसी ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब हमारे जो भी रॉ मटेरियल का पोटेंसी है वो उसको हम प्रिजर्व कर सके, यानी कि हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं हो सके। सेपरेट स्टोरेज एरिया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल है तो उसके लिए सेपरेट स्टोरेज एरिया भी अलग अलग होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मेंटेन, मतलब जो भी हमारा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर उसका हमारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग सोर्स, उसका सोर्स क्या है, बैच नंबर क्या है एंड टेस्टिंग रिजल्ट्स क्या आया है, तो वो सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन रिजल्ट होना चाहिए। आज देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो होना चाहिए, एसओपी फॉलो होना चाहिए। अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो क्वालिटी कंट्रोल होते रहना चाहिए, यानी कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी जरूरी है। बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, यानी कि हम जो भी बैच मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बैच नंबर्स के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, बैच के रिजल्ट के बारे में, जितने भी मतलब रिकॉर्ड्स हैं जो भी प्रोसेस से रिलेटेड है, बैच से रिलेटेड है, वो सारे बैच रिकॉर्ड्स भी हमें रिकॉर्ड करके रखने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये लेक्चर ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो आप ये सब चीज़ें आप आसानी से वीडियो पॉज करके या फिर नोट्स को डाउनलोड करके आप एक बार आसानी से पढ़ोगे तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी गई है। हालांकि यही सब चीज़ें हमने शेड्यूल एम के अंदर भी डिस्कस करे थे, तो शेड्यूल टी के अंदर भी सेम टॉपिक्स ही है, बट ये चीज़ें यहाँ पे आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के बारे में पढ़ने हैं, वहाँ पे हमने एलोपैथिक और होम्योपैथिक के बारे में पढ़ा था, बट ये सब चीज़ें आपको मिलता जुलता ही मिलेगा, तो ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, हम वो चीज़ें आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे इसमें हाइजीन एंड सैनिटेशन के अंदर क्लीनलीनेस मेंटेन करना जरूरी होता है, सैनिटेशन मेंटेन करना जरूरी होता है, पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, और जो भी पर्सनल इसमें यूज़ होंगे वो क्वालिफाइड स्टाफ होने चाहिए और ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ्स होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स, जो भी हमारा बैच रिकॉर्ड होगा उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है, लिख के रखना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी लिख के रखना होता है, कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स जो भी है इसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या है कि स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, इसके अंदर स्टोरेज कंडीशन क्या होना चाहिए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होना चाहिए हमारे फिनिश प्रोडक्ट को स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों इस चीज़ों का मैंने डिटेल में नहीं देखा है, तो आप एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट आए तो हमसे आप पूछ सकते हो, मैं आपको वो चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं कि इंपोर्टेंस क्या था हमारा शेड्यूल टी का। शेड्यूल टी इज ए क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ आसू मेडिसिन, मतलब ये इंश्योर करता है क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी किसका, आसू मेडिसिन का, आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी मेडिसिन का। बाय इन्फोर्सिंग स्टैंडर्डाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, शेड्यूल टी हेल्प्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सब स्टैंडर्ड और कंटामिनेटेड प्रोडक्ट, मतलब ये हमें बचाता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से और कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों शेड्यूल यू के बारे में। शेड्यूल यू क्या कहलाता है? शेड्यूल ई के अंदर क्या कि ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि शेड्यूल ई के अंदर क्या है, हमें रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो भी हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमें जो भी डाटा आएंगे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, डॉक्यूमेंट करके रखना। तो शेड्यूल यू के अंदर हमें यही सारी चीज़ें हैं, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अगर हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना ये शेड्यूल यू के अंदर आता है। इट इंश्योर्ड दैट द कंपनीज कीप डिटेल एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसिबिलिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल इन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग। देखते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरर मस्ट मेंटेन मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड फॉर इच ड्रग प्रोडक्ट, मतलब जो भी ड्रग प्रोडक्ट बना रहे कंपनी मैन्युफैक्चर करे इसके लिए एक मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड अब जरूर ही बनाते हैं कंपनी वाले। ठीक है, दिस रिकॉर्ड शुड इंक्लूड द कंपोजिशन, मतलब ये रिकॉर्ड क्या इंक्लूड करता है, जो भी हमारा मेडिसिन का कंपोजिशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पैकेजिंग डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशन फॉर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट, तो इस सब के बारे में जो भी हमारा डिटेल इन्फॉर्मेशन वो सबको मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में लिखा जाता है। आज देखते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड क्या होता है। फॉर इच बैच ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट डिटेल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन, जो भी हमारा बैच का मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। दिस रिकॉर्ड शुड डॉक्यूमेंटेड ऑल स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल यूज, कितना रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो लिखना, इन प्रोसेस कंट्रोल्स के बारे में लिखना, एनी डेविएशन फ्रॉम द मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, अगर मास्टर फार्मूला कोई भी तरह का चेंजिंग आता है तो उसको भी रिकॉर्ड करना। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स को मेंशन करना है, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म रॉ मटेरियल, मतलब हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर जितने भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं उन सबको भी रिकॉर्ड करना है।
इन प्रोसेस सैंपल्स के ऊपर, फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स इन प्रोसेस सैंपल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, ठीक है, उन सबको रिकॉर्ड करना है। रॉ मटेरियल रिकॉर्ड्स क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज इन प्रोडक्शन, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज और प्रोडक्शन के अंदर वो हमें मेंटेन करके रखना है। इंक्लूडिंग क्या है कि सप्लायर का नाम क्या है, बैच नंबर क्या है, क्वांटिटी कितना यूज किया गया है, रिजल्ट क्या है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का, तो ये सब चीज़ें भी हमें रिकॉर्ड करके रखना है। फिनिश प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स क्या है, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट शुड इंक्लूड बैच नंबर, मतलब जो भी हमारा फिनिश हो चुका प्रोडक्ट उसका भी बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग डिटेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना है। इंस्पेक्शन एंड कंप्लाइंसेस, तो शेड्यूल ई के अंदर क्या था दोस्तों कि हमें ऐसे चीज़ों का रिकॉर्ड करके रखना, मेनली कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें प्रोसेस हैं, ठीक है, उस सबको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, यही हमारा शेड्यूल यू कहलाता है। इंपॉर्टेंस क्या है शेड्यूल यू का, इट इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रेसेबल विच इज वाइटल फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी को डिटरमाइन करता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग इशू, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, या रेक्टिफाई करता है क्या चीज़ का, इशू का, फैसिलिटीज़ का, रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस का, एंड सपोर्ट प्रोडक्ट रिकॉल्स इफ नेसेसरी, यानी कि अगर हमें हमारे प्रोडक्ट्स में कोई तरह का प्रॉब्लम आता है जिससे हमें प्रोडक्ट को रिकॉल करना मार्केट से, तो इस वक्त पे हमारा ये रिकॉल मेंटेनेंस बहुत काम आता है और प्रोडक्ट रिकॉलमेंट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों शेड्यूल यू वन क्या कहलाता है। शेड्यूल यू के अंदर था रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। शेड्यूल यू के अंदर क्या है, शेड्यूल यू डिस्क्राइब्स यू वन डिस्क्राइब द पार्टिकुलर टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड फॉर कॉस्मेटिक, मतलब कॉस्मेटिक का अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ है वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के अंदर शेड्यूल यू वन के अंदर आता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है, इसके अंदर क्या क्या आता है, सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, रेफरेंसेस ऑफ मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, बैच साइज and number, date and time duration, condition of the process of manufacturing, name of all the ingredients, specification, quantity required, theoretical yield, actual production yield of the finished product, specimen of the label, date of the release of the finishes, packaging etc। तो ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना है। और रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल्स में क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट, इनवॉइस नंबर, क्वांटिटीज रिसिप्ट, बैच नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, पैक साइज, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, डेट ऑफ एनालिसिस एंड रिजेक्शन बाय क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल रिपोर्ट नंबर विद स्पेशल रिमार्क्स एंड क्वांटिटी एंड डेट ऑफ द इशू। तो दोस्तों शेड्यूल यू के अंदर कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें है उसको रिकॉर्ड करके रखना हमारा शेड्यूल यू वन के अंदर आता है। तो आगे बढ़ते और देखते हैं शेड्यूल वी। ये क्या कहता है, दिस शेड्यूल कवर्स स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मतलब शेड्यूल बी के अंदर क्या है कि पेटेंट करवाना है या फिर कोई भी मेडिसिन का हमें पेटेंट करवाना है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, रिक्वायरमेंट्स से क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके अंदर उसके लिए हमें जो भी चीज़ें जानकारी मिलेगी वो हमें शेड्यूल भी को रिफर करना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द टर्म ऑफ दिस रूल्स पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन मस्ट मीट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। टैबलेट्स का अगर हमें पेटेंट करवाना है तो हमें क्या क्या स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। मेडिसिन शुड मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द टैबलेट एज स्पेसिफाइड इन द आईपी, तो आईपी को रिफर करना होगा हमें, उसमें जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड किए गए टैबलेट के लिए उसको फॉलो करना है। द नेचर ऑफ कोटिंग एंड द परमिटेड कलर शुड बी स्पेसिफाइड ऑन द लेबल्स, मतलब कौन सा सॉरी तो हमारा अगर टैबलेट का कोटिंग करते हैं तो किस नेचर का कोटिंग कर रहे हैं, जैसे सुगर कोटिंग है, अनकोटिंग है या फिर फिल्म कोटिंग है, तो ये सब चीज़ें उसके लेवल पे मेंशन जरूर होना चाहिए। कैप्सूल्स क्या है, मेडिसिन मस्ट मीट द स्टैंडर्ड फॉर कैप्सूल स्पेसिफाइड इन, मतलब आईपी के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन दिए गए स्टैंडर्ड के लिए वो फॉलो करना है। द कैप्सूल शुड बी डिवाइड ऑफ डिफॉर्मेशन, डिस्कलरेशन एंड अदर फिजिकल फ्लॉज सच एज पाउडर लीकेज सच एज थ्रू जॉइंट्स, पिन होल्स और क्रैक्स, मतलब जो भी हमारा कैप्सूल है उसमें से डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए या फिर पाउडर का लीकेज नहीं होना चाहिए उसके जॉइंट से, पिन होल से, क्रैक से एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये हमारा वो कैप्सूल हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म क्या है कि इमल्सन एंड सस्पेंशन होते हैं, शुड डिस्पर्स आफ्टर शेकिंग, देयर शुड बी नो सेडिमेंट इन होमोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब अगर हमारा इमल्सन और सस्पेंशन है, ठीक है, अगर वो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो उसमें कोई भी सेडिमेंट नहीं आएगा शेक करने के बाद, ठीक है, तो ये वो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। द नेट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंटेनर शैल नॉट बी लेस देन द वॉल्यूम स्पेसिफाइड ऑन द लेवल, मतलब जो भी हमारे लेवल पे नेट क्वांटिटी लिखा है कि इस पैक के अंदर इतना है तो उतना ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इंजेक्शन क्या है कि मेडिसिन शुड मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन आईपी, इंजेक्शन के लिए जो भी है वो आईपी को रिफर करना है। ऑइंटमेंट के लिए भी जो भी आईपी में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दी गई उसको रिफर करना है, ठीक है। द एक्टिव कंपोनेंट कंटेंट एक्सक्लूडिंग, मतलब जो भी एक्टिव कंपोनेंट है, एक्सक्लूडिंग क्या है कि विटामिन, एंजाइम एंड एंटीबायोटिक, ठीक है, शुड बी बिटवीन 90 to 110% ऑफ द लेवल्ड क्वांटिटी। इन ड्राई एंटीबायोटिक देयर शुड बी 90 to 130% एंड इन लिक्विड एंटीबायोटिक 90 to 140% ऑफ द लेवल अमाउंट यूज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑल पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ठीक है, हैविंग एस्पिरिन शुड अंडरगो फ्री सैलिसिलिक एसिड टेस्ट एंड द लिमिट ऑफ विच शुड बी 0.75%। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिकेशन टू बी इवेल्युएटेड फॉर पायरोजन, मतलब जो भी हमारा पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वो पायरोजन के टेस्ट के लिए इवेल्युएट किया जाता है अंडर द रूल 121A के अंदर, ठीक है। टू बी टेस्टेड, कैसे टेस्ट किया जाए, बाय इंजेक्टिंग इनटू रैबिट्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, नॉट लेस देन डोज, मतलब ह्यूमन के डोज के बराबर, यानी कि बेस्ड ऑन 60 kg ह्यूमन बॉडी वेट, मतलब ह्यूमन के वेट के अकॉर्डिंग ही रैबिट के अंदर वो इंजेक्ट किया जाता है
पायरोजन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इन इंजेक्टेबल पेटेंट टू प्रोप्राइटरी ड्रग, द ड्रग फॉर फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिसिटी शुड बी परफॉर्म्ड एज स्पेशलाइज्ड इन द आईपी। मतलब आईपी के अंतर्गत हम टॉक्सिसिटी प्रोफाइल को चेक करेंगे इंजेक्टेबल पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के अंदर। तो ये था हमारा दोस्तों शेड्यूल वी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स क्या कहलाता है? Schedule X of the Drugs and Cosmetic in 1940 specifies certain drugs that are classified as psychotropic substance और habit forming drugs। मतलब शेड्यूल एक्स के अंदर ऐसे ड्रग्स आते हैं जो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है यानी और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आते हैं जो कि लत लगना जिसको बोलते हैं। दिस ड्रग्स हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर अब्यूज एंड एडिक्शन। मतलब ऐसे ड्रग्स है जो कि हाई पोटेंशियल है किसका? रिस्क का, फॉर अब्यूज यानी कि गलत तरीके से यूज होना या फिर एडिक्शन हो जाना। दस देयर मैन्युफैक्चर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड टू प्रिवेंट मिसयूज। मतलब जो इसका रेगुलेट है सेल्स के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर के ऊपर, वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है ताकि उसका कोई भी तरीके का मिसयूज ना हो सके। तो इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। कंट्रोल्ड सब्सटेंस। शेड्यूल एक्स इंक्लूड्स ड्रग्स दैट हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर अब्यूज सच एज बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। आगे देखते हैं स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर हाईली रेगुलेटेड। मतलब इसका रेगुलेशन बहुत ही हाई रखा गया है। दिस ड्रग्स कैन ओनली बी सोल्ड बाय द लाइसेंस डीलर। मतलब इसका सेल वही कर सकते हैं जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस डीलर और केमिस्ट ही उसका सेल कर सकता है। एंड मस्ट बी डिस्पेंस विद अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम आरएमपी। मतलब और इसका डिस्पेंस वो ऐसी ही कंडीशन पे हो सकता है जब उसके पास किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी इसका डिस्पेंसिंग किया जाना है। प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स मस्ट बी इन डुप्लीकेट विथ वन कॉपी रिटेन बाय द फार्मासिस्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। मतलब अगर हम किसी भी तरह का शेड्यूल एक्स ड्रग्स का खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक डुप्लीकेट कॉपी भी होना चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन का, ताकि जो भी हमारा फार्मासिस्ट है वो एक प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रख ले और उसको 2 ईयर्स तक उसको रिकॉर्ड करके रखना होता है। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट इंक्लूड द, जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा, पेशेंट नेम इंक्लूड करेगा, एड्रेस और द डॉक्टर्स नेम को इंक्लूड करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग। द मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स ऑफ द शेड्यूल एक्स ड्रग। जो भी मैन्युफैक्चर है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी और रिटेलर है, ठीक है, शेड्यूल एक्स का ड्रग का, ठीक है, वो मेंटेन करता है, डिटेल रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है उसको फॉर किसका? ट्रांजैक्शंस का, इंक्लूडिंग द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स मैन्युफैक्चर, कितने क्वांटिटी में ड्रग मैन्युफैक्चर किए गए हैं, बेचे गए हैं और स्टॉक किए गए हैं, तो ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है। दिस रिकॉर्ड मस्ट बी अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन बाय ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी। और ये रिकॉर्ड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा इंस्पेक्शन के लिए रखना होता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है शेड्यूल एक्स ड्रग का? शेड्यूल एक्स ड्रग मस्ट बी स्टोर्ड इन अ सिक्योर मैनर एंड शुड बी पैकेज इन अ वे दैट क्लियरली इंडिकेट्स देयर स्टेट्स एज कंट्रोल्ड सब्सटेंस। मतलब इसका जो भी लेवल्स होता है पैकेजिंग का, ठीक है, उसके ऊपर क्लियर लिखा होता है, इंडिकेशन दिया होता है कि ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, ठीक है, इसका यूज कंट्रोल वे में ही होना चाहिए। द लेवल मस्ट इंक्लूड द वर्ड्स, जो भी हम इसका लेवल होता है वो इंक्लूड करता है शेड्यूल एक्स ड्रग, ये उसके लेवल पर जरूर लिखा होता है। एंड वार्निंग अगेंस्ट मिस यूज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके लेवल्स पे लिखे होते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या शेड्यूल एक्स का? शेड्यूल एक्स इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द यूज ऑफ ड्रग्स दैट हैव अ हाई रिस्क ऑफ अब्यूज एंड एडिक्शन। जो भी हमारा ड्रग्स हाई रिस्क है अब्यूज का, एडिक्शन का, तो उसका कंट्रोल करना। बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन्फोर्स करना, लगाना उसके सेल पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। शेड्यूल एक्स प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ दिस सब्सटेंस हैंस प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इससे हमारा पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी को कंट्रोल किया जाता है अच्छे तरीके से। तो ये था हमारा शेड्यूल एक्स का ड्रग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में क्या है दोस्तों? शेड्यूल वाई ऑन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आउटलाइंस द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग इन इंडिया। अगर हम किसी भी तरह का न्यू ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, तो हमें इसके लिए जो भी गाइडलाइंस है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हमें शेड्यूल वाई को रिफर करना ही होगा। इट प्रोवाइड्स डिटेल गाइडलाइंस। मतलब ये डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्टेड एथिकली एंड साइंटिफिकली सेफगार्डिंग द राइट्स, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द ट्रायल पार्टिसिपेंट्स। जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्ट ले रहे हैं उसका वेल बीइंग का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिडिस्को। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने से पहले जो भी हमारा ड्रग है, ठीक है, वो सिडिस्को के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। स्पॉन्सर्स, जो भी स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है, उसको सबमिट करना होगा डिटेल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग क्या क्या डाटा फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडीज का जो भी डाटा वो हमें एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होगा, ठीक है, तभी जाके हमें क्लिनिकल ट्रायल्स का परमिशन मिलेगा। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है? फेज 1 में क्या है कि ट्रायल्स टू एक्सेस द, फेज 1 का ट्रायल क्या है? सेफ्टी, टोलेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स का चेक करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्थी वॉलंटियर्स के ऊपर। फेज 2 में क्या करते हैं कि जो भी ट्रायल्स होता है इवेलुएट करते हैं, एफिकेसी करते हैं, एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग्स के एफिकेसी को डिटरमाइन करते हैं। पेशेंट विथ अ डिजीज, मतलब जो भी डिजीज पेशेंट है उसके ऊपर हम फेज 2 करते हैं और फाइंड करते हैं एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स के ऊपर। मतलब जो भी ड्रग्स हम बनाए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डिजीज पेशेंट है उसके ऊपर ड्रग्स देके हम उसका एफिकेसी चेक करते हैं। फेज 3 में क्या करते हैं कि लार्ज स्केल ट्रायल्स टू कंफर्म द ड्रग्स एफिकेसी एंड मॉनिटर एडीआर। मतलब लार्ज स्केल लंबे समय तक हम इस ट्रायल्स को करते हैं और चेक करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, ठीक है। फेज 4 में क्या है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। मतलब जो भी हमारा ड्रग है वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए रेडी है, सेल हो रहा है, ठीक है, टू डिटेक्ट एनी लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट। मतलब मार्केट के अंदर भी हम
जब सेल हो जाता है मेडिसिन 4th स्टेज में, तो भी हम उसको चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म पे क्या टॉक्सिसिटी या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा कि नहीं कर रहा। आगे देखते हैं एथिकल कंसिडरेशन क्या है इसके अंदर। ट्रायल्स मस्ट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एथिकल प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन द डिक्लेरेशन ऑफ द हेल्सिंकी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, उसके पास कंसेंट फॉर्म होने चाहिए, फिर कंसेंट होना चाहिए उनका। एंड एथिक्स कमेटी मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव द ट्रायल प्रोटोकॉल बिफोर इट बिगिन। तो ट्रायल बिगिन होने से पहले जो भी एथिकल कमेटी के हैं मेंबर्स, वो आगे रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं, तभी जाके हम क्लिनिकल ट्रायल्स आगे होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग क्या है। डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल, पेशेंट डाटा एंड एडवर्स इवेंट मस्ट बी मेंटेन। जो भी रिकॉर्ड होगा उसको डिटेल रिकॉर्ड है उस सबको रिकॉर्ड करके रखना है। प्रोटोकॉल को रिकॉर्ड करके रखना है, पेशेंट डाटा को रिकॉर्ड करना है, एडवर्स इवेंट्स जो भी अकर हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना है। स्पॉन्सर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सीरियस एडवर्स इवेंट्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रॉम्प्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पेशल कंसिडरेशन क्या है। एडिशनल गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड फॉर ट्रायल्स इन्वॉल्विंग वल्नरेबल पॉपुलेशन सच एज चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेशेंट विद सीवियर कंडीशन। तो कुछ चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन और पेशेंट विद सीवियर कंडीशन, इनके लिए कुछ अलग से स्पेशल गाइडलाइंस भी रखे गए हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रायल्स इन्वॉल्विंग ग्लोबल क्लिनिकल स्टडी एंड द यूज ऑफ द इंडियन डाटा इन ग्लोबल सबमिशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड। आगे देखते हैं कुछ इंपोर्टेंस ऑफ शेड्यूल वाई के बारे में। शेड्यूल वाई इंश्योर दैट द क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया आर कंडक्टेड विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एंड साइंटिफिक इंटीग्रिटी। बाय रेगुलेटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स इट हेल्प्स प्रोटेक्ट्स ट्रायल पार्टिसिपेंट्स, मतलब बाय रेगुलेटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर हम जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स पहले भी होते थे, बट वहाँ पे बहुत इम्प्रॉपर चीज़ें होते थे, बहुत सारे लोग की इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाता था और वो मर जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था, इलीगल तरीके से होता। तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए शेड्यूल्स बनाए गए थे, जो कि शेड्यूल वाई था। तो इसके अंदर क्या था कि इट हेल्प्स प्रोटेक्ट्स ट्रायल पार्टिसिपेंट्स, जो भी ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं, इंश्योर द जनरेशन ऑफ रिलायबल डाटा, फैसिलिटेट्स द अप्रूवल एंड सेफ एंड इफेक्टिव ऑफ न्यू ड्रग। तो हमारा जो भी न्यू ड्रग बनेगा वो सेफ एंड इफेक्टिव बने, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा शेड्यूल वाई बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों शेड्यूल एफ पार्ट 12B। शेड्यूल एफ क्या था दोस्तों? शेड्यूल एफ के अंदर था दिस कंटेंट्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ रनिंग अ ब्लड बैंक। अगर हम कोई ब्लड बैंक चालू करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें शेड्यूल एफ को रिफर करना था। शेड्यूल F1 में क्या था? दिस कंटेंट्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड फॉर द बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटीसीरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट। हमें इन सबका फॉर्मुलेशन करना है, तो हमें शेड्यूल F1 को रिफर करना था। अब देखते हैं शेड्यूल F2। इसके अंदर क्या था? रेगुलेशन स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ट्रेसिंग्स का, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हमें F2 को रिफर करना था। आगे शेड्यूल F3 में क्या था? इम्बिलिकल टेप्स का अगर हमें करना तो फिर शेड्यूल F3 था। डबल F के अंदर हमें ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस का मैन्युफैक्चरिंग देखा था, जिसके अंदर क्या था कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑइंटमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसके लेवल पे क्या लिखा होता है? ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं, इसके लेवल पे क्या लिखा होता है कि यूज द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसको 1 मंथ में यूज होना चाहिए, जब से, कब से 1 मंथ? जब से ओपन किया गया कंटेनर को, ठीक है। नेम एंड कंसंट्रेशन प्रिजर्वेटिव्स यूज, जो भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज किया गया उसका कंसंट्रेशन और नेम क्या वो उसके लेवल पे लिखा होता है। नॉट फॉर इंजेक्शन, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ उसके लेवल पे लिखे होते हैं। और वार्निंग्स भी लिखे होते हैं। वार्निंग्स से क्या लिखे होते हैं? इफ इरिटेशन इंक्रीज, मतलब अगर इरिटेशन बढ़ता है, डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट डॉक्टर, ठीक है। डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप ऑफ द अदर डिस्पेंसिंग टिप टू सरफेस, ठीक है, सिंस दिस में कंटामिनेट द सॉल्यूशन। मतलब क्या? डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप, मतलब जो भी ड्रॉपर का टिप हो तो उसको टच नहीं करना, और अदर डिस्पेंसिंग एरिया टिप जो भी है, डिस्पेंसिंग टिप है, उसको टच नहीं करना। इससे क्या होगा? में कंटामिनेट द सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन हमारा कंटामिनेट हो सकता है। अब देखते हैं पार्ट 12 भी क्या कहता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रीमाइसेस, पर्सनल इक्विपमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी हमारे प्रीमाइसेस का रिक्वायरमेंट्स है, पर्सनल का रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स है, एंड ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्यों? फॉर ऑपरेशन ऑफ अ ब्लड बैंक। अगर हम ब्लड बैंक का ओपनिंग करना चाहते हैं तो कौन से प्रीमाइसेस, कितने प्रीमाइसेस, पर्सनल इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का जरूरत होता है, ठीक है। ब्लड बैंक का ओपनिंग का या फिर ब्लड कंपोनेंट्स का प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अ ब्लड कंपोनेंट, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल एफ। आगे देखते हैं ब्लड बैंक्स और ब्लड कंपोनेंट्स ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों, जनरल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। तो इसको हमने डिटेल में नहीं लिखा, इसको मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखे, टॉपिक्स लिखे हैं। आप इसके 1-2 लाइन लिखोगे तो आप ये आंसर डिटेल में लिख सकते हो। और बहुत जैसे कि मैंने शेड्यूल पीछे शेड्यूल एम और शेड्यूल टी को पूरा डिटेल में लिखा है, तो उस तरीके से आपको ये शेड्यूल को भी लिखना है। तो मैंने पहले भी लिखा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप 1-2 लाइन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या कहते हैं? लोकेशन, सराउंडिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हेल्थ एंड क्लोथिंग एंड सैनिटेशन ऑफ स्टाफ्स आते हैं, ठीक है। आगे है अकोमोडेशन ऑफ ब्लड बैंक, पर्सनल का रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस, ठीक है। इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं? बीपी ऑपरेटर्स है, स्टेथोस्कोप है, ब्लड बैग्स है, पेइंग बैलेंस है, क्लास लाइट्स है, टेस्ट ट्यूब है, यानी कि टेस्ट स्टैंड्स है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स हैं, इमरजेंसी मेडिकल किट आते हैं, वेस्ट बास्केट, नीडल डिस्ट्रॉयर, एडहेसिव टेप्स एटसेट्रा। तो ये इससे भी बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ज़रूरत होते हैं। सप्लाइज एंड रिएजेंट्स हैं, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनेशंस हैं, स्पेशल रिएजेंट्स, टेस्टिंग फॉर होल ब्लड्स, रिकॉर्ड्स, लेवल्स। आगे देखते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स अगर हमें चालू करना है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है? प्रीमाइसेस, पर्सनल एटसेट्रा, यानी कि आगे देखते हैं पर्सनल फॉर आउटडोर ब्लड डोनेशन कैंप।
इसके लिए कौन कौन से अगर हमें बाहर में घर से बाहर आउटडोर डोनेशन कैंप ओपन करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन कौन से पर्सनल की ज़रूरत है। 1 मेडिकल ऑफिसर्स एंड 2 नर्स, 2 मेडिको सोशल वर्कर्स चाहिए, 3 ब्लड बैंक टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, 2 अटेंडेंट्स चाहिए और एक व्हीकल चाहिए जो कैपेबल 8 to 10 पर्सनस के लिए, ठीक है, विथ प्रोविजंस फॉर कैरेज ऑफ डोनेशन गुड्स इंक्लूडिंग फैसिलिटी टू कंडक्ट का, मतलब कैंप कंडक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उसको एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, और लास्ट में इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम होल ब्लड बाय अ ब्लड बैंक, ठीक है, इसके लिए एकोमोडेशन से, इक्विपमेंट्स से, पर्सनल्स चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, कैटेगरीज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं और कौन से ब्लड कंपोनेंट्स हैं। कंसनट्रेटेड ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, प्लेटलेट कंसनट्रेशन है, ग्रेनुलोसाइट्स कंसनट्रेशन है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये था हमारा शेड्यूल एफ पार्ट 12B के बारे में। और आगे देखते हैं दोस्तों ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, OA यानी कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ लॉ इनेक्टेड इन इंडिया टू रेगुलेट द एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब ये एक लॉ है जो इंडिया में बनाया गया था टू रेगुलेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग्स को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे। एंड प्रोहिबिट मतलब मिसलीडिंग और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, और प्रोहिबिट करते हैं मिसलीडिंग और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट को रिलेटेड टू सर्टेन रेमेडीज, जो सर्टेन रेमेडीज से रिलेट कर रहा है, ठीक है। द एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम द फॉल्स क्लेम, मतलब ये एक्ट बचाता है, किससे प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को, किससे, फॉल्स क्लेम से, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल्स हेल्थ रिलेटेड एंजाइटीज। इसके कुछ की फीचर्स के बारे में देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। द एक्ट प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजमेंट दैट मेक्स फॉल्स क्लेम, मतलब यह एक्ट प्रोहिबिट करता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जो फॉल्स क्लेम कर रहा हो, ठीक है। किसके बारे में? अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग की इफेक्टिवनेस के बारे में फॉल्स क्लेम कर रहा हो, ठीक है। इन ट्रीटिंग, क्यूरिंग और प्रिवेंटिंग डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के संबंध में, क्योर करने के संबंध में और प्रिवेंट रोकने के संबंध में उसके ड्रग की इफेक्ट के बारे में गलत क्लेम यानी कि फॉल्स क्लेम कर रहा हो तो ऐसे एड्स को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सजेस्टिंग दैट अ ड्रग कैन इनहांस फिजिकल और सेक्सुअल परफॉर्मेंस, इंप्रूव बॉडी और क्यूरेबल नॉन क्यूरेबल डिजीज आर ऑल्सो बैंड, मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो फिजिकल और सेक्सुअल प्रोमोशंस को बढ़ावा दे रहा है, इंप्रूव ब्यूटी यानी कि बोलते हैं ब्यूटी इंप्रूव हो सकता है और क्योर कर सकता है ऐसे इनक्यूरेबल डिजीज को, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को भी बैन किया गया है। बैंड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि द एक्ट लिस्ट स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन फॉर विच, मतलब एक ये एक्ट ऐसा लिस्ट बनाता है स्पेसिफिक डिजीज के बारे में और कंडीशन के बारे में, हुज एडवर्टाइजमेंट आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, ठीक है। दिस इंक्लूड कंडीशंस लाइक, मतलब ऐसे बीमारी के बारे में एडवर्टाइजमेंट जो भी बनाएगा उसको कंप्लीटली बैन किया गया है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, एपिलेप्सी है, अस्थमा है, सेक्सुअल डिजॉर्डर्स है, तो ऐसे कंडीशन कभी ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट है जो क्लेम करता है कि मैं ट्रीट करता हूँ, क्योर करता हूँ, तो इससे सारे एडवर्टाइजमेंट को बैन किए गए हैं। मैजिक रेमेडीज और प्रैक्टिस that claim to cure or prevent disease without a scientific basis are also prohibited from being advertised, मतलब कुछ ऐसे मैजिक रेमेडीज, जादू तंत्र वगैरह जो भी है, या फिर कोई ऐसा प्रैक्टिस जो क्लेम करता है कोई बीमारी को रोकने का या फिर ठीक करने का बिना किसी साइंटिफिक बेसिस पे, तो ऐसी चीज़ों को भी प्रोहिबिट किया गया है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को भी प्रोहिबिट किया गया है। पेनल्टीज ऑफ वायलेशन, मतलब अगर इसके खिलाफ फिर कोई अगर ऐड कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है। एनी पर्सन और एंटिटी डेट वायलेट्स द प्रोविजंस, अगर वो नियम को तोड़ता है, ठीक है, एक्ट के नियम को तोड़ता है, बाय एडवर्टाइजिंग प्रोहिबिटेड ड्रग, मतलब कोई प्रोहिबिटेड ड्रग है उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, और रेमेडीज है उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, वो पेनल्टी फेस कर सकता है, इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको जुर्माना भी हो सकता है या फिर जेल भी हो सकता है, ठीक है। स्कोप ऑफ द एक्ट, स्कोप क्या है इस एक्ट का? द एक्ट अप्लाई टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ द मीडिया इंक्लूडिंग प्रिंट, मतलब यह एक्ट सारे फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट को कैरी करता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब आप कहीं भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के एड्स कहीं भी नहीं कर सकते हैं। इट कवर्स नॉट ओनली डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो एनी फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ द सजेशन, मतलब अगर हम किसी प्रोडक्ट्स का डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली तरीके से भी अगर हम प्रमोशन करते हैं यानी कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं इनडायरेक्ट रूप में भी, ठीक है, तो भी हम उसको नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ लेबल्स। द एक्ट ऑल्सो रेगुलेट्स द लेबल्स एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स इंश्योरिंग दे डू नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग क्लेम्स और इन्फॉर्मेशन, उसका लेवल कोई भी मिसलीडिंग क्लेम्स और इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करना चाहिए, तो इसको भी ख्याल में रखता है, देख रेख में रखता है। कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का। दिस एक्ट इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम बीइंग मिसलीडेड बाय द फॉल्स और एक्सग्रेशन क्लेम, मतलब पब्लिक को बचाता है किससे? फॉल्स और एक्सक्रेटेड क्लेम से, ठीक है, मिसलीड होने से बचाता है। अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन ड्रग और रेमेडीज, मतलब जो भी हमारा ड्रग का ओरिजिनल रेमेडीज है यानी कि वो वहीं पता चलने, कुछ और फालतू की चीज़ें पता चलने से, यानी कि एक्स्ट्रा इफेक्टिवनेस शो होने से, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताता है उससे हमें प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इट हेल्प्स प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हु मे डिस्प्रेट फॉर अ क्योर एंड सेफ गार्ड पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग दैट ओनली साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स आर प्रोमोटेड, मतलब जो भी हमारा साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ उसी को अच्छे तरीके से प्रमोट करें, अन्यथा जो भी
साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ट्रीटमेंट, ठीक है, या फिर जो डाउट में है कि वो ट्रीट कर रहा नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, तो उसका एडवर्टाइजमेंट उस तरीके का होना भी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर ये एक्ट हमारा इस चीज़ को कंट्रोल करता था, जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क है, ठीक है, जो भी हमारा मेडिसिन है या फिर कोई भी ऐसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, उसका एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है, क्राइटेरिया, गाइडलाइंस है, वो सब सारी चीज़ें ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर आते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक, जिसके अंदर हमने बहुत सारे शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को फिर से आप रिपीट करके एक बार दो बार फिर से देखना, ये नोट्स को बार बार आप पढ़ोगे, ये नोट्स अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद रह जाएगी, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है इस टॉपिक्स के अंदर क्या दिए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें आप समझ गए तो आपको इतना टॉपिक लेंदी भी नहीं लगेगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो इससे छोटा और ईजिली वे में समझा सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने देखा डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल, और अगले वीडियो में हम देखेंगे सेल्स ऑफ ड्रग्स के बारे में, जिसके बारे में हम देखेंगे होलसेल, रिटेल सेल एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के बारे में, उससे रिलेटेड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे हेल्दी।